जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआईयू को सबमिट करते हैं और उनका क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह वो सबमिट करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम समझेंगे इस वीडियो में। सीटीआर या करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट को कहा जाता है जिसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या एफआईयू की तरफ से एक सेट की गई अमाउंट से ज़्यादा कोई शख्स 24 घंटे के अंदर उस बैंक या उस इंस्टीट्यूशन में अगर अमाउंट डिपॉजिट करेगा तो सीटीआर रिपोर्ट जनरेट करके एफआईयू को भिजवाई जाएगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस डिपार्टमेंट या कंप्लायंस डिपार्टमेंट में किसी अथराइज्ड एमएल कंप्लायंस ऑफिसर पे होती है जो इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट एफआईयू को सबमिट करता है। ये रिपोर्ट एफआईयू के वेब पोर्टल पे सेंड की जाती है। नॉर्मली करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यूएसए में 10,000 या उससे ज़ायद 24 घंटे के अंदर अगर किसी कस्टमर ने बैंक में जमा करवाए हैं तो उसकी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होगी। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि अगर कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई, या सोर्स ऑफ फंड लीगल है या इलीगल। नॉर्मली जब एक बंदा 10,000 या इससे ज़्यादा की रकम बैंक में जमा करवाने जाता है तो बैंक वाले उसी वक्त उस बंदे से सोर्स ऑफ फंड पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। इवन कि वो सोर्स लीगल है और वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हैं उस रिपोर्ट से, उसके सोर्स ऑफ फंड से, फिर भी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस अमाउंट को रिपोर्ट करें और एक करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करें। वो वेब पोर्टल के थ्रू जो भी एफआईयू की तरफ से या जो भी प्रोसेस तयन किया गया है तो उसके थ्रू वो सबमिट कर देते हैं ये रिपोर्ट। इवन दो सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई है और लेजिटिमेट है, फिर भी उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो इसे करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। सेम डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका डिफरेंट थ्रेशोल्ड होगा। ऑस्ट्रेलिया में $10,000 है और इसी तरह कनाडा में भी $10,000, लेकिन 10,000 कैनेडियन डॉलर है कनाडा में, जो कि 7,500 या $7,800 यूएस डॉलर बनते हैं। तो इस हिसाब से 8,000 से कम का थ्रेशोल्ड है, $8,000 यूएस डॉलर से कम का थ्रेशोल्ड है कनाडा में। तो ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होगा, उनकी अपनी रिस्क के हिसाब से या उनके अपने इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान में हो सकता है कि ये अमाउंट 10,000 से काफ़ी कम हो। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के लिए एक ख़ास टाइम होता है जिसमें ये रिपोर्ट सबमिट करना होती है। ये इमीडिएटली सबमिट नहीं की जाती, इसके लिए 24 घंटे का वेट तो नॉर्मल करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर दोबारा से आके मज़ीद रकम डिपॉजिट करे। ये पॉसिबल है कि एक कस्टमर आपके पास $6,000 अगर आज जमा करवाने आया है शाम के 4 बजे और अगले दिन सुबह 10 बजे वो $5,000 मज़ीद जमा करवाता है, तो ये टोटल 10,000 से ज़्यादा बन गए, 11,000 बन गए। 6,000 कल वाले और 5,000 आज वाले, तो फिर टोटल 11,000 हैं। तो आपको ये टोटल कंबाइन, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो आपने ये रिपोर्ट करना है एफआईयू को। इसे करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। एक एलवीसीटीआर है जिसे लार्ज वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं, जो फिनट्रैक या कनाडा में नॉर्मली यूज़ होती है और इस आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज़ में भी ये इम्प्लीमेंट हो रही है, जहाँ पे अगर आप वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे अगर कोई कस्टमर आपको सेल करता है क्रिप्टो करेंसी जिसकी अमाउंट 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज़ायद है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये 10,000 एक ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है या मल्टीपल ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जो मेन लिमिट है वो 24 घंटे की है। हो सकता है कि एक शख्स आपके पास एक दिन दोपहर के 12 बजे आपको $8,000 सेल कर दे और अगले दिन वो 4,000 12 बजे से पहले सेल कर दे, तो 24 घंटे के अंदर क्योंकि 10,000 से ज़ायद थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो फिर आपने एलवीसीटीआर रिपोर्ट जनरेट करनी है। नॉर्मली 5 बिजनेस डेज़ का टाइम होता है ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए फिनट्रैक का, और डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट थ्रेशोल्ड होगा, लेकिन नॉर्मली 3 से 5 दिन दिए जाते हैं ऐसी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। इसके अलावा एक और सीरियस रिपोर्ट होती है, वो भी अब ऑब्लाइज है आपका इंस्टीट्यूशन उसे रिपोर्ट करने के लिए। आल्दो ये दोनों या तीनों रिपोर्ट्स सीटीआर, एलवीसीटीआर और जो हम डिस्कस करने लगे हैं आगे एसटीआर या एसएआर के बारे में, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्लाइज्ड है इन तीनों रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए। जैसे ही ये क्राइटेरिया मीट करेगा तो इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर रिपोर्ट नहीं करता तो वो एएमएल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे और इस वजह से उन्हें कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें फाइन्स, पेनल्टीज़ और इम्प्रिजनमेंट वगैरह शामिल हैं। डिपेंड करता है अगर उन्होंने रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो कितनी मनी लॉन्ड्रिंग उनके इंस्टीट्यूशन से हुई है, या अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई है उनके इंस्टीट्यूशन को यूज़ करते हुए,
तो फिर ये कंसिक्वेंसेस जो उसके वो डिपेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो सार उसे कहते हैं नॉर्मली, और SAR सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। ये तब होती है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई कस्टमर की एक्टिविटी सस्पिशियस लगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 हो या 5,000 हो, अब इसकी अमाउंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर बैंक डिपार्टमेंट या कंप्लायंस का डिपार्टमेंट कोई भी अगर समझता है कि ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है तो वो इसे रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। सबसे ज़्यादा इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, बैंक टेलर्स या कस्टमर सपोर्ट टीम, अगर कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट अगर वो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर एक दिन 8,000 जमा करवा रहा है, अगले दिन वो 24 घंटे के बाद फिर 7,000 या 9,000 जमा करवा रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट डे वो अगेन $9,500 जमा करवा रहा है। यानी कि आप देखें यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है स्ट्रक्चरिंग का, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे कस्टमर अपने वो CTR की रिपोर्ट को अवॉइड करने के लिए जानबूझ के कम रकम जमा करवा रहा है, जिसे स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, और स्ट्रक्चरिंग इलीगल है। स्ट्रक्चरिंग में रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से बचने के लिए कस्टमर 10,000 या उन्हें जो भी उस कंट्री का थ्रेशोल्ड है उससे अवॉइड करने के लिए वो कम रकम को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, ताकि वो CTR उनके खिलाफ जनरेट ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें अंदाज़ा होता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट नहीं जनरेट करवाना चाहते कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को उनके बारे में पता ना चले, और वो स्ट्रक्चरिंग में आ जाता है। फिर स्ट्रक्चरिंग की वजह से अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है एक पैटर्न, तो फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट इस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो फिर देखेगा क्या वाकई ये स्ट्रक्चरिंग के यहाँ पे पैटर्न है या कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी अगर है, तो वो फिर इसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, अगर USA में है तो वो FinCEN को इसे सेंड करेंगे। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि नॉर्मल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है बैंक डिपार्टमेंट, उन्हें कोई चीज़ सस्पिशियस लगे तो वो अपनी रिपोर्ट बैंक के MLRO को सेंड करेंगे, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। उसके बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट करेगा। हो सकता है कि MLRO को लगे कि ये रिपोर्ट सही नहीं है या ये नॉर्मल एक्टिविटी है, जिसे बैंक डिपार्टमेंट को लगा कि वो सस्पिशियस है, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें ये रीज़न देगा कि किस वजह से वो सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे नॉर्मल लगी, तो वो तमाम रीज़न जो हैं वो उसमें डॉक्यूमेंटेड होंगी। और अगर वो सबमिट कर रहा है रिपोर्ट, तो फिर भी उसे वो रीज़न जो डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि किस वजह से वो रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, USA में इसे SAR और मोस्टली कंट्रीज़ में इसे SAR या सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट कहा जाता है, जबकि कुछ कंट्रीज़ में इसे STR भी कहा जाता है। जैसे कनाडा में इसे STR या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन बेसिक पर्पज़ इनका सेम ही है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में SMR के नाम से है, जिसे सस्पिशियस मैटर रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल जो पर्पज़ है इनका वो सेम ही है कि अगर आपको लगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपार्टमेंट को लगे, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, कि ये रिपोर्ट्स सस्पिशियस है या ये कस्टमर सस्पिशियस एक्टिविटी में मुलव्वस है, वो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिलेटेड हो सकती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड हो सकती है, या आपको लगे कि ये जो आपका कस्टमर है ये किसी अदर इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है और वो किसी और प्रीडिकेट क्राइम में मुलव्वस है, तो आप उसे भी वो रिपोर्ट आपको ऑब्लाइज है आपका डिपार्टमेंट उसे रिपोर्ट करने के लिए। अब इस रिपोर्ट का डिफरेंट क्राइटेरिया है सबमिट करने का। नॉर्मली जो CTR और LVCTR है ये 3 से 5 बिजनेस डेज में सबमिट होती है, डिपेंड करता है FIU ने कितना टाइम अलाउ किया है। और SAR USA में 30 दिन के अंदर, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन के अंदर सबमिट करनी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मुलव्वस है, और या ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं, तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट करना होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हो तो आपको अपने FIU के बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन का पता हो कि वो उनके रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है, और कौन ऑथराइज पर्सन है, और आपको किस टाइम में इसे रिपोर्ट करना है। नॉर्मली ये रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं और सिर्फ ऑथराइज पर्सन और ऑथराइज्ड कंप्लायंस ऑफिसर्स ही इन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, इन रिपोर्ट्स की कापी। इसके अलावा किसी और को ऑथराइज नहीं होता कि इसे चेक करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।